बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 3। शानवी को जब नींद आने लगी तो वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। वंश अभी भी उसे एकटक देख रहा था। जब शानवी मुड़ी तो उसकी निगाह वंश से जा मिली। वंश उसकी आंखों में आंसू देख के बेचैन हो उठा। उसका मन किया कि वो जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर उसने खुद ही तो उससे दूर रहने का फैसला किया था। अपने ख्यालों से बाहर आकर वंश ने शानवी से नज़र चुरा ली और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंच गया। वंश को इस तरह से अपने नज़दीक आता देख शानवी घबरा गई। उसे लगा कि उसने रिया को जो बात बोली थी, वंश उस बात से नाराज़ है। वो डरते हुए एक कदम पीछे हुई और डरते हुए बोली, मिस्टर वंश, आई एम सॉरी। अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही वंश उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ मत बोलो। शानवी हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और उसकी नज़रें वंश से जा मिली। ना जाने क्यों उसे वंश की नज़रों में जो जज्बात दिखाई दिए वो कुछ जाने पहचाने लगे। वो सहम गई। वहीं वंश शानवी की आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे घबराहट के साथ साथ कुछ अधूरापन और बहुत सारी तकलीफ़ें दिख रही थी। वो उसकी आंखों में खो सा गया। अनजाने में ही उसका चेहरा शानवी के चेहरे के काफ़ी करीब आ गया था। शानवी उसकी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर वंश। वंश शानवी की बातों की वजह से होश में आ गया। उसने अपना हाथ जल्दी से उसके होठों से हटा लिया और पीछे होते हुए बोला, वो मैं रिया के बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शानवी हैरान नज़रों से वंश को देखने लगी और सोचने लगी, क्या मैं जो सुन रही हूँ ये सही है क्या? अभी अभी मिस्टर वंश मल्होत्रा ने उससे माफ़ी मांगी, वो भी किसी और की गलती के लिए। इधर शानवी तो क्या, वंश खुद भी हैरान था। अपने इस तरह की बात पर उसने शायद पहली बार किसी से माफ़ी मांगी थी, वो भी किसी और की गलती के लिए। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये अचानक उसे क्या हो गया है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। तभी शानवी अपने होश में आई और उसने वंश को आवाज़ लगाई, सुनिए। वंश रुका, लेकिन वो पलटा नहीं। शानवी आगे कहा, आई एम सॉरी टू। मुझे रिया से वो सब भी नहीं कहना चाहिए था। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अभी शानवी ने बात पूरी भी नहीं की थी कि वंश ने उसको हल्का सा पलट के देखा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। शानवी वंश की इस हरकत से एक बार फिर से हैरान हो गई। उसने बोला, बड़ा ही अजीब है ये, बिना कुछ बोले ही चला गया। और वो भी अपने कमरे में चली गई। उधर वंश भी अपने कमरे में गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना ली और सोचने लगा कि क्या सच में उसने सॉरी बोला? क्या सच में उसके बोलने का वो मतलब नहीं था? क्या सच में वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? दरअसल जब शानवी ने उसे अपना हस्बैंड बोला था तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, लेकिन अब वो नाराज़ था। उसने गुस्से में रिया को कॉल लगाया और उसको अपने पास बुलाया। रिया तो वंश का कॉल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले वंश ने कभी भी उसको बिना किसी ज़रूरी काम के फ़ोन नहीं किया था। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर एक सेक्सी ड्रेस पहनकर वंश के पास पहुंच गई। उधर वंश गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जब उसने रिया की आवाज़ सुनी तो तुरंत लिविंग रूम में पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे रिया को अपने बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। रिया उसके इस तरह के बर्ताव से सदमे में आ गई, क्योंकि आज से पहले वो ही वंश की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती थी, पर आज तो वंश ने ऐसा क्या हो गया? लगता है वंश को अच्छा नहीं लगा।
जो सानवी ने मुझसे कहा, इसीलिए वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है। उधर वंश के दिमाग में तो सिर्फ शानवी की वही बात कि मेरा वो मतलब नहीं है चले जा रही थी उसने और गुस्से में से रिया को किस किया, जिससे रिया दर्द से चिल्ला उठी। पर उससे क्या होना था, वंश उसके साथ अपनी सारी हदें पार करता रहा। उसके सामने तो बस सानवी का ही चेहरा आ रहा था। उधर सानवी ने जब आवाज़ें सुनी तो उसने अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई, शानवी फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने वंश को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया तो वो बस उसके चार में खोती जा रही थी। वंश ने उसको गुस्से में देखा और उसके झुक के रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन रिया उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी नज़रें सानवी को असहज महसूस करा गई, क्योंकि आज से पहले रिया की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था। ऐसा गुस्सा जो सानवी की ज़िंदगी से सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल रात वंश के मुंह से सिर्फ सानवी का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब वंश उसका नहीं रह गया था, वो तो अब सानवी का हो गया था। उस दिन से वंश सानवी के करीब जाने से बचता था। अब वो कभी कभी ही रूम पे आया करता था और इधर सानवी अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिजाइन करने में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो प्लास के नाम से एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी थी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते थे, बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपने वहाँ काम पर रखना चाहते थे। पर सानवी को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पहचान भी छुपाई रखी थी। अपने कपड़े डिजाइन बाई श्रुति के नाम से बेचती थी। श्रुति उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिजाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुँह मांगी दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता था कि वंश और शानवी आमने सामने हों। जब भी ऐसा होता वंश शानवी को नज़रअंदाज करके चला जाता था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वंश अपने दिलो दिमाग से चाह कर भी शानवी को भुला नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता शानवी से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं रह पाता था। वो हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता। शानवी को देख उसको बस एक झलक देखने भर से ही सुकून मिल जाता था। उसने रिया को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि रिया फिर शानवी को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से रिया को कभी छुआ भी नहीं। ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन कमला आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ा। उस दिन सानवी घर पर अकेली थी और वंश ऑफिस के काम के लिए बाहर पर। आज रात वो अचानक घर वापस आ गया। शानवी ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वंश आया और वह सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी। उसने सोचा कमला ने ज़रूर केशव से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। केशव ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा, उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत केशव को कॉल लगाया। केशव ने सोते हुए फ़ोन को देखा और सर पकड़कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया?
उसने कॉल उठाया, बोला, यस सर। वंश, क्या कमला को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊँगा? केशव, नो सर, एक्चुअली कमला ने कॉल किया ही नहीं था और मैं भूल गया, सॉरी सर, वो डर के मारे काँप रहा था। वंश, तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट। गुस्से से ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर उसके मन में शानवी का ख्याल आया। वो न चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने शानवी को आवाज़ लगाई, शानवी, शानवी, लेकिन शानवी ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वंश को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि शानवी सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसे जगह लगाया था जहाँ पर चाँद की रोशनी आती थी। वंश ने सोती हुई शानवी को देखा। शानवी ने आज पतले स्ट्रिप्ड की टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। वंश ने उसे ऐसे कपड़े पहने पहली बार देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसको देखते समय वंश के होठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी शानवी ने करवट बदली। अब उसकी पीठ वंश की तरफ थी। वंश उसे देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी के नाखून के दाग हों। ये देखकर वंश अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसके जांघों पर भी था। जब वंश ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने आप ही कंधों के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, शानवी अचानक से चिल्लाते हुए जग गई, नहीं, मुझे मत छुओ। वंश एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब शानवी ने देखा कि ये वंश है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने वंश से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शानवी घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने से भीग गई। वंश ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो कमला ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसीलिए मैं शानवी की ओर देखते हुए तुम्हें जगाने आ गया, लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने तुमको जगाने के लिए इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही वंश ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। शानवी ने जब ये सुना तो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। वंश वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस शानवी का डरना, वो निशान, यही सब चल रहा था। शानवी ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने वंश को देखा तो आंगन में वो खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। शानवी किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज़ हुई तो वंश किचन की खिड़की के तरफ घूमा, जिससे शानवी काम करते दिख रही थी। वंश बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए और वो उसको ऐसे ही देखता रहे। वंश ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। वंश खुद की हालत पर मुस्कुराया और शानवी को देखने लगा। जल्दी ही शानवी बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। वंश जब गया तो उसने देखा कि शानवी ने पनीर पराठा बनाया था।
उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो ज़ोर से बोल उठा, ज़बरदस्त। जब शानवी ने सुना तो वो वंश की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो वंश ने बोला कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो? शानवी ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वंश ने पूछा, तुम्हें चाँद को देखना बहुत पसंद है ना? शानवी ने सोचा, ये बात इनको कैसे पता? अभी वो सोच ही रही थी कि वंश उसकी मन में चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चाँद को देखते हुए। शानवी अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चाँद को दिखाते थे और उसकी कहानी सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने एक दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चाँद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। शानवी, अरे तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुमको साथ लेकर चलूँगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। पर आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं हैं। वंश ने जब उसको यूं सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, शानवी शानवी। तभी शानवी बोली, क्योंकि ये मुझे कभी अकेला महसूस नहीं करने देता। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। वंश उसकी तकलीफ़ को समझ गया, उसे भी तकलीफ़ होने लगी। तभी वंश ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था तब भी उसने पूछा, शानवी तुम्हारे शरीर पर ये चोट का निशान कैसा है? ये सुनते ही शानवी को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठ के बोली, मिस्टर वंश, गुस्से से, हम इतने भी करीब नहीं कि आप मुझसे ये पूछें। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वंश उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ, ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने शानवी से बोला, इट्स वंश, यू कैन कॉल मी वंश, ओनली वंश। शानवी ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और वंश भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत से। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा।